नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम FCRA पर चर्चा करेंगे। आखिरकार FCRA का मतलब क्या होता है एंड FCRA से रिलेटेड आजकल हम जो न्यूज़ देख रहे हैं, कंट्रोवर्सी देख रहे हैं, उसके बारे में समझेंगे। बेसिकली ये जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, इसका जो मेजर सोर्स है वो PIB के द्वारा जो रिलीज़ किया जाता है अपना न्यूज़, तो मैंने PIB का ही सहारा लिया है और जो डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे गए थे डिफरेंट न्यूज़पेपर में, तो उनका सहारा लिया है। तो इसमें जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करवाई है आपको, जितना भी डेटा है, वो या तो PIB यानी कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है इंडियन गवर्नमेंट की, वहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है एंड जो दूसरे न्यूज़ आर्टिकल्स है वहाँ से इस इन्फॉर्मेशन को गेन किया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आपको पता है कि इंडिया में फॉरेन डोनेशंस, ह्यूमैनिटेरियन एड और फॉरेन फंड्स को हैंडल कैसे किया जाता है। हर साल ना हजारों करोड़ रुपए आउटसाइड वर्ल्ड से इंडिया के NGOs, ट्रस्ट और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं, लेकिन इसका जो ट्रैक है वो कौन रखता है कि कितने पैसे भारत में आए, कहाँ यूज़ हुए, किसने यूज़ किए, किसके लिए यूज़ किए, ये सारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कौन रखता है। तो बेसिकली आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, जहां पर हम सिस्टम एग्जैक्टली कैसे कार्य करता है इसके बारे में जानेंगे। 2026 का जो नया अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है उसके बारे में जानेंगे एंड देन हम जानेंगे क्यों US, UK, कनाडा जैसी जो मेजर कंट्रीज़ है और मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है उनके पास FCRA से रिलेटेड कड़े कानून है और भारत भी क्यों इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है FCRA से रिलेटेड वो दूर हो जाएगी। हालांकि मैंने ज़्यादा वीडियो अट्रैक्टिव नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। मैंने एक PDF क्रिएट किया है और इसी PDF में जितनी इन्फॉर्मेशन आ सकती थी और जितनी रेलेवेंट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ सकती थी वो मैंने आपको प्रोवाइड की है। अगर आप ये PDF डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। बेसिकली इसका जो मेजर सोर्स है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ से मैंने ये फैक्ट्स डेटाज कलेक्ट किए हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि भाई ये जो FCRA है उसका क्या मतलब है। तो FCRA को कौन मैनेज करता है? FCRA जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एडमिनिस्टर करती है। ये कानून सिंपल लैंग्वेज में ये डिसाइड करता है कि कौन फॉरेन मनी, सिक्योरिटीज या आर्टिकल एक्सेप्ट कर सकता है, किन कंडीशंस पर रिसीव करेगा और उन फंड्स को कैसे स्पेंड करेगा। तो बेसिकली देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एडमिनिस्टर करती है और FCRA कानून किससे रिलेटेड है कि भाई कौन जो पैसे है, सिक्योरिटीज़ है या जो आर्टिकल्स है, कुछ भी किसी भी प्रकार का एसेट है, वो कौन रिसीव करेगा और किस तरीके से उसका यूज़ करेगा। इसके बेसिकली 5 प्रिंसिपल है। 5 प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है फॉरेन फंड लेने वाली हर ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड रखना होगा। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी की एवरी ईयर ऑनलाइन ऑडिटेड एनुअल रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। फॉरेन सोर्स से लेकर ग्राउंड एग्जीक्यूशन तक एक रुपये ट्रेसेबल होता है कि आपके पास कितने पैसे आए, आपने कहाँ यूज़ किए, कैसे यूज़ किए एक्सेट्रा। ये आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी एज एन NGO, या फिर आप कोई वेलफेयर ट्रस्ट चलाते हैं या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। तो आपके पास अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है तो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, पहले तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना होगा कि आपके पास फंडिंग आई कहाँ से, देन आप उसे जो यूज़ करते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। देन कम्स नेशनल सिक्योरिटी। अब नेशनल सिक्योरिटी में क्या है, ऐसा कोई भी फॉरेन मनी परमिट नहीं होता जो इंडिया की सोवरेनिटी, इलेक्शन या पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट करता है। अब मान लीजिएगा कि भारत के किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में किसी पर्टिकुलर पार्टी, किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, पार्टी A, B, C, किसी भी पार्टी को फॉरेन से फंडिंग आई कैसी? फंडिंग इसलिए दी गई ताकि वो जो पार्टी है वो भारत में इलेक्शन लड़ पाए। तो ये हमारे जो इंटरनल इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, तो उसको अफेक्ट कर रही है ये हमारी डेमोक्रेटिक जो
एक संस्थान है उसको अफेक्ट कर रही है, तो ये जो मनी आती है वो हमारे इलेक्शन से रिलेटेड, भारत की सोवरेनिटी से रिलेटेड किसी भी इंस्टीट्यूशन को अफेक्ट ना करे, तो इस तरीके की फंडिंग होनी चाहिए। देन कम्स इनेबलिंग जेन्युइन वर्क। जेन्युइन वर्क से क्या तात्पर्य है कि लेजिटिमेट सोशल वर्क है, जैसे हेल्थ केयर के ऊपर किसी को कार्य करना है कि भाई फॉरेन से कंट्रीब्यूशन लिया एंड गरीबों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा दिया, एजुकेशन प्रोवाइड करवा दी, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए यूज़ कर लिए वो फॉरेन जो फंडिंग आई है वो, या फिर डिज़ास्टर रिलीफ की मान लीजिएगा आज हमने न्यूज़ चैनल्स में देखा, सोशल मीडिया में देखा कि जो अपर असम है वहाँ पर कितने भयावह हालात थे फ्लड को लेकर। तो जैसे ये फ्लड के कारण लाखों लोग अफेक्ट हुए, तो उनकी भलाई के लिए, उनकी सहायता के लिए अगर कोई फंडिंग आ रही है तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, कि भाई बिना किसी ब्लॉकेज के उनको आने दिया जाता है और सरकार अलाउ करती है ऐसी फंडिंग को। फिर आता है कि भाई पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस से क्या तात्पर्य है, जब ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट और ऑडिटेड होते हैं तो पब्लिक के नॉन प्रॉफिट पर ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कि भाई देखिए, अगर बेसिकली कोई एनजीओ है, मान लीजिएगा कि XYZ एनजीओ है, ये एनजीओ बोलता है कि हम गरीब लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, हम गरीब लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा की बात करते हैं, ठीक है। ये किसी जगह पर अगर कोई लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से या किसी भी तरीके से, तो उनकी सहायता करते हैं। अगर ये लोग इस रूप में XYZ एनजीओ अगर बोलता है कि हम लोगों की वेलफेयर के लिए जो फॉरेन से फंडिंग आती है या फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है उसे यूज़ करते हैं, देन गवर्नमेंट विल अलाउ इट। एंड डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है कि FCRA से अगर कोई फंडिंग आ रही है तो वो इलीगल है और FCRA बैन करना चाहिए, नहीं। बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जिसमें लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, कई भारतीय जो NRIs है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन एनजीओज में एंड जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस है उनके थ्रू, ताकि भारत के जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब लोग जो जिनके पास अच्छी शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर नहीं पहुंच पाया, तो उनके पास ये सारी चीज़ें एनजीओज के थ्रू मुहैया करवाई जाए। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो वेलफेयर वर्क में लगे हुए हैं। अब FCRA की अगर बात करें तो इंडिया में FCRA कोई नया कानून नहीं है कि अगर आपको लगता है कि 2026 में इसकी डिबेट चल रही है तो 2026 में ही इसे बनाया गया था। तो जो FCRA है वो 1976 पहला FCRA इनेक्ट हुआ था फॉरेन कंट्रीब्यूशन और हॉस्पिटैलिटी को रेगुलेट करने के लिए, कि भाई 1976 में FCRA का पहला जो एक्ट है या फिर कानून है हम कह सकते हैं इनेक्ट किया गया था। फिर बारी आई 1984 की। 1984 में क्या हुआ, एनजीओ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया गया, ऑडिट पावर ऐड हुए और जजेस को इसके अंडर लाया गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जितनी भी एनजीओ थी, तो 1984 से पहले क्या था कि FCRA एक्ट तो हमने बना दिया था, लेकिन ये फॉरेन फंडिंग जो आ रही थी उसमें हमें नहीं पता था कि कौन सी एनजीओ लाइक ऑथेंटिक है, कौन सी नहीं है और किसको कहाँ से फंडिंग आ रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जितनी भी एनजीओज है वो रजिस्टर करेगी अपने आप को गवर्नमेंट के पोर्टल्स पर। फिर बारी आई 2010 की। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 इंट्रोड्यूस किया गया। ओल्ड एक्ट को रिप्लेस करके FCRA बनाया गया 2010 में। यहाँ पर क्या हुआ कि 5 ईयर का रिन्यूअल सिस्टम लाया गया कि 5 साल तक, मान लीजिएगा आप एक एनजीओ हो, आपने रजिस्टर किया होम मिनिस्ट्री की साइट पर FCRA के लिए कि भाई मेरे पास आएगी फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब यहाँ पर आपको 5 साल के लिए रजिस्टर कर लिया जाएगा कि 5 साल तक आप इसे मतलब कि रिसीव कर सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन को। अब यहाँ पर ये मैंडेटरी कर दिया गया 5 साल के लिए। अब क्या हुआ यहाँ पर कि जो सस्पेंशन था, कैंसलेशन था और सेक्शन 15 के अंडर एसेट्स वेस्टिंग के स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए। इसके बाद 2011 में FCA रूल को नोटिफाई कर दिया गया। फिर बारी आई 2020 की। 2020 में क्या हुआ कि बड़ा रिफॉर्म लाया गया यहाँ पर
बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हुए और उसमें जब एनआईए की रिपोर्ट आई, हमारी जो जांच एजेंसियां इंटेलिजेंस ब्यूरोज की रिपोर्ट आई, तो वहाँ पर हमने पाया कि यहाँ पर एक रोल प्ले किया था फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ने। ये जो एक्टिविटीज हुई तो उसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन के नाम पर कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज को देखा गया। बहुत सारी फेक एनजीओज बनाई गई और एंड उनके द्वारा कहीं ना कहीं इन एक्टिविटीज को प्रमोट किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि की ऑफिस बियरर्स के लिए आधार पासपोर्ट कंपलसरी किया गया कि एफसीआरए अगर आप रजिस्टर करते हो एफसीआरए के अंदर तो आपको आधार कार्ड पासपोर्ट वगैरह कंपल्सरीली आपको प्रोवाइड करवाना होगा। फॉरेन मनी के लिए एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली की ब्रांच है उसमें सिंगल अकाउंट मैंडेटरी कर दिया कि जिस एनजीओ की फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा जिस एनजीओ के पास, उसका अकाउंट होगा कहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यू दिल्ली ब्रांच में। फिर इस अकाउंट से वो अपने रिस्पेक्टिव जो जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं पैसे उसमें कर देंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होगी कि भाई एक पर्टिकुलर XYZ जो एनजीओ थी उसके जो पहले पैसे आएंगे वो एसबीआई के पास आएंगे। अब एसबीआई के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक नोटिफिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन चली गई कि XYZ एनजीओ के पास मान लीजिएगा कि 500 रुपये का कंट्रीब्यूशन आया, तो ये एक ट्रांसपेरेंट हो गया कि हाँ हमें पता है कि XYZ एनजीओ के पास 500 रुपये आए थे। फिर सरकार इनसे ऑडिट मांगेगी, अकाउंटेबिलिटी मांगेगी कि भाई आपके पास मान लीजिएगा कि 5 अप्रैल को 500 रुपये आए थे, तो आपने उस 500 रुपये को कहाँ यूज किया, किसके लिए यूज किया, एटसेट्रा यहाँ पर होगा। अब सब ग्रांटिंग बैन हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिमिट लगा दी गई कि भाई यहाँ पर क्या था कि अगर आपके पास 100 रुपये आते हैं तो 100 रुपये में से आप अपनी एनजीओ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिल्डिंग्स के लिए 20% जो फंडिंग है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन 80% ऑफ द अमाउंट ऑफ द फंडिंग है कि 80% 80 रुपये जो फंडिंग के होंगे वो सोशल वेलफेयर के लिए यूज किए जाएंगे। देन कम्स 2022 में क्या हुआ कि भाई 2022 में ऑर्डिनरी फैमिलीज के लिए रूल्स ऐसे किए गए कि रिलेटिव्स अब्रॉड से आने वाले फंड की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए एनुअली कर दी गई। कि पहले क्या था कि जो मान लीजिएगा किसी फैमिली का एक व्यक्ति है वो बाहर रहता है तो वो पहले 1 लाख भेज सकता था एनुअली फंडिंग के रूप में या कंट्रीब्यूशन के रूप में अपनी ऑर्डिनरी फैमिलीज को, बट यहाँ पर क्या कर दिया, इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। देन कम्स 2024 टू 2025। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अनस्पेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन मिली और डॉक्यूमेंटेशन रूल्स को क्लियर किया गया कि मान लीजिएगा आपको 100 रुपीज़ आए थे तो आपने सिर्फ 50 रुपीज़ ही यूज़ किए, तो 50 रुपीज़ अगर आपने उसे यूज़ नहीं किए तो उसके लिए कुछ कानून बनाए गए। ये क्लैरिफाई किया गया कि किस तरीके से आप इसको मतलब कि यूज़ कर पाएंगे एंड किस तरीके से आप अपने हिसाब से इसे मतलब कि अपने हिसाब से अंदर लीगल सेंस कि आप किस तरीके से इसे सोशल वेलफेयर में यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स 2026 में एक मेजर अपडेट हुआ। 25 मार्च 2026 को एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पर? लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। ऑन 22 ऑफ जून 2026 नोटिफाई होके इन्फोर्स हो चुका था ये लॉ। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पर 25 मार्च को एक अमेंडमेंट बिल लाया गया और 22 जून को इसे नोटिफाई कर दिया एज अ लीगल एक्ट और लीगल कानून। अब यहाँ पर क्या है, अब समझते हैं कि 2026 के चेंजेस में आखिर क्या नया आया। 2026 के चेंज हुए, अब उसमें क्या नया आया, ऐसा क्या था इस बिल के अंदर जिससे हमें जानना है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्रिएट की गई। यहाँ पर क्या हुआ कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल या लैप्स हो जाता है तो उसके फॉरेन एसेट्स टेम्परेरी बेसिस पर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चले जाएंगे। अगर रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हो जाता है तो सारे फंड्स और एसेट्स वापस मिल जाएंगे।
परमानेंट वेस्टिंग सिर्फ तभी होगी जब रजिस्ट्रेशन टाइम पर रिस्टोर ना हो, कि अगर मान लीजिएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो 5 साल के लिए था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया कि आपके 5 साल की जो वैलिडिटी थी वो एक्सपायर हो गई। अब आपके पास 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने जितने भी समय था, आपने उस टाइम के अंदर अगर दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपके जो एसेट्स है वो रिलीज कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर आप 12 महीने, 6 महीने उस टाइमलाइन के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके जो एसेट्स है वो परमानेंटली गवर्नमेंट अक्वायर कर ले। लेकिन इसके लिए भी अलग कानून है कि वो परमानेंटली गवर्नमेंट आपके जो एसेट्स है, आपकी जो फंडिंग है उसे अक्वायर नहीं करेगी, बल्कि उसके लिए भी आपको अलग तरीके से रूल्स बनाए गए जिससे आप उसे दोबारा अक्वायर कर सकते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं दोबारा। रिलीजियस साइट प्रोटेक्शन की अगर बात करें हम, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर चेंज या सेक्युलराइज नहीं कर सकती। कि मान लीजिएगा कि कोई एनजीओ आया, उसने बोला कि भाई मैं रिलीजियस साइट या रिलीजियस डेजिग्नेट कर दो मुझे, तो ऐसा जो अथॉरिटी है वो नहीं कर सकती। जुडिशियल अपील की बात करें कि जिसका मतलब कि मान लीजिएगा किसी का कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो इसमें क्या है, जुडिशियल अपील है। उसमें ये है कि एग्रीव्ड पार्टी जो है वो 90 डेज यानी 3 महीनों के अंदर रिवीजन फाइल कर सकती है और डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में अपील भी कर सकती है। अब रैशनलाइज्ड देखें पनिशमेंट को लेकर, तो मैक्सिमम जेल टर्म की बात करें 5 ईयर से कम कर 1 ईयर कर दिया गया है कि इतनी ज़्यादा जो पनिशमेंट है वो नहीं करनी। और कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन से क्या तात्पर्य है कि स्टेट एजेंसीज को एफसीआरए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होगी। कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट एजेंसी है, अगर किसी एफसीआरए रिलेटेड फंडिंग पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करना चाहती है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, सो दे विल हैव टू acquire the approval from the central government। अब 2026 का जो अमेंडमेंट रूल है उसके बारे में देखें तो स्पेसिफिक अप्रूव्ड स्टेट ड्यूटीज और एग्जैक्ट पर्पस चूज करने होंगे कि भाई आप किस स्टेट से अप्रूव्ड हो एटसेट्रा। और फेथ बेस्ड एक्टिविटीज में एक्सप्लिसिट क्लियरिटी दी गई है, जबकि प्रोसेलाइजेशन एक्सक्लूड किया गया है। रिन्यू वाले एनजीओ को पास्ट 2 ईयर में कम से कम 10 लाख रुपीस का फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो यूटिलाइज करके दिखाना पड़ेगा, ताकि एक्टिव बॉडीज ही रजिस्टर रहे। कि मान लीजिएगा आपने एक XYZ जो एनजीओ है वो बनाया, उस एनजीओ में आई भाई आपकी फंडिंग 20 से 30 लाख रुपए और आपने इसे यूज ही नहीं किया, तो यहाँ पर क्या बोला है गवर्नमेंट ने कि भाई 2 साल के अंदर लगभग हर एनजीओ को 10 लाख रुपए कम से कम यूज करने होंगे सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है, ताकि हमें ये पता चले कि कितनी एनजीओ या जो ट्रस्ट है वो एक्टिवली कार्य कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है, वेबसाइट, सोशल मीडिया और अल्टीमेट फॉरेन डोनर्स डिस्क्लोज करना कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको भाई कौन डोनेट करता है, उनका क्या काम है एटसेट्रा, आपको कंपल्सरीली बताना होगा। अब रियल लाइफ में एफसीआरए कौन रन करता है, कैसा होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। पहले एनजीओ को 3 साल ऑपरेशनल एक्सपीरियंस के बाद फुल रजिस्ट्रेशन मिलता है कि भाई आपको पहले एक टेम्पररी या फिर कहीं टेंटेटिव रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, 3 साल के बाद आपको परमानेंटली रजिस्टर किया जाता है। या प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्रायर परमिशन लेनी होती है। सारे फंड सबसे पहले एसबीआई की मेन ब्रांच में जाते हैं जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। देन एनजीओ 80% पैसा डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स पर स्पेंड कर सकती है और 20% मैक्सिमम जो मैंने अभी आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पे यूज कर सकती है। एवरी ईयर फॉर्म FC4 के द्वारा ऑनलाइन रिटर्न फाइल होता है, लेकिन प्रोहिबिटेड कैटेगरीज में कभी फॉरेन फंडिंग या फॉरेन कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं किया गया है। और वो कौन सी प्रोहिबिटेड कैटेगरीज है, जैसे कि इलेक्शन कैंडिडेट्स को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, MP, MLA, जजेस, सिविल सर्वेंट्स, न्यूज़ एडिटर, पब्लिशर और पॉलिटिकल पार्टीज को
फॉरेन फंडिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं कर सकते और ना ही की गई है। फॉरेन मनी जो है वो कहाँ पर परमिटेड है? एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक रिसर्च, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन और प्लेसेस ऑफ वर्शिप के मेंटेनेंस जैसे जेन्युइन कॉजेस के लिए कम्प्लीटली अलाउड है। फिर उसके बाद बात करें कि भाई ग्लोबल कंपैरिजन करते हैं कि इंडिया में और यूएस में क्या डिफरेंस है। तो काफ़ी बार ये मिथ फैलाया जाता है कि इंडिया अकेले फॉरेन फंडिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, बट रियलिटी क्या है? वर्ल्ड की टॉप डेमोक्रेसीज या टॉप कंट्रीज के पास एग्जैक्टली सेम फॉरेन इन्फ्लुएंस लॉज एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स में फारा करके एक एक्ट है जिसे फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1938 के नाम से जाना जाता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ रजिस्ट्रेशन और फॉरेन प्रिंसिपल डायरेक्टेड एक्टिविटीज की डिस्क्लोजर मैंडेटरी करता है कि आपके पास फॉरेन फंडिंग जो आती है उसको डिस्क्लोज करो। देन कम्स ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि इसे फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी स्कीम एक्ट 2018 के नाम से जाना जाता है। फॉरेन इन्फ्लुएंस एक्टिविटीज के लिए रजिस्ट्रेशन एनफोर्स करता है, आपको ट्रांसपेरेंसी वगैरह दिखानी होगी ऑस्ट्रेलिया में भी। देन कम्स यूके, यूनाइटेड किंगडम्स में फॉरेन इन्फ्लुएंस रजिस्ट्रेशन स्कीम्स है जिसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2023 कहा जाता है। जुलाई 2025 से एक्टिव है, जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और एनहांस टायर शामिल किए गए हैं कि किस तरीके से फॉरेन इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, जो फॉरेन फंडिंग वगैरह है इनको। देन कनाडा को देखें तो यहाँ पर हमें फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2024 मिलता है, जो कैनेडियन पॉलिटिक्स में फॉरेन इंटरफेरेंस रोकने के लिए पब्लिक रजिस्ट्री मेंटेन करता है। देन यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन भी अभी डायरेक्टिव ऑन ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेशन पर काम कर रहा है। सो डेमोक्रेसीज ग्लोबल लेवल पर फॉरेन फंड्स की ट्रांसपेरेंसी को प्रायोरिटाइज करती है कि भाई कहाँ से उनके पास फंडिंग आ रही है, कैसे आ रही है, एक्सेट्रा। तो क्विकली कुछ मेजर मिथ क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा, एक मिथ ये फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया रील्स पर कि एफसीआरए सभी एनजीओज पर फॉरेन फंड बैन कर देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एफसीआरए बैन नहीं करता, कंडीशन बेस्ड डिस्क्लोजर मांगता है। 2024-25 में अराउंड 16,200 एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस ने लगभग 22,963 करोड़ रुपए की फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव की है। एक और मिथ है कि कैंसलेशन होने पर एनजीओ की प्रॉपर्टी स्नैच कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो फैक्ट की अगर बात करें तो सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बने एसेट्स प्रोविजनली मैनेज होते हैं। रिस्टोरेशन पर सब वापस मिल जाता है कि आपके पास 5 साल का लाइसेंस था और 5 साल के बाद अगर आप उसे री रजिस्टर करते हैं तो दोबारा आपको आपके जो एसेट्स है वो मिल जाएंगे रिस्टोरेशन पर। और कोर्ट अपील भी है, यहाँ पर आपके पास लीगल राइट्स भी है। तो फाइनल वर्ड्स मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंसी सिविल सोसाइटी के काम पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट और सोवरेन इंटीग्रिटी बिल्ड करने के लिए बसे है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। देखिएगा, मैंने इस वीडियो को ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है और वीडियो एडिटिंग मुझे इतनी ज़्यादा आती नहीं है। तो मैं बेसिकली स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना जो करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं, जो जो इन्फॉर्मेटिव या फिर कहीं हम कि जो मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर चल रही है तो उनको बस्ट किया जाए। तो इसलिए मैंने आज थोड़ी पढ़ाई की, एनालाइज किया पीआईबी को, डिफरेंट आर्टिकल्स को एफसीआरए से रिलेटेड। तो वहाँ पर मैंने पाया कि क्यों ना इस मिस इन्फॉर्मेशन को बस्ट किया जाए। तो आज की ये वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है सोशल इशू से लेकर या फिर कह सकते हैं हम जो करंट अफेयर्स को लेकर। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।